प्रिय छात्रों, ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रेम प्रकाश पुनः रसायन विज्ञान क्लास 12 का लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जैसा मैं कल आपको पढ़ाया था सीसा संचायक सेल, और उसी क्रम में मैं आपको पढ़ाऊँगा ईंधन सेल आज। ठीक है, तो ईंधन सेल क्या होता है? ठीक है, ईंधन मतलब फ्यूल सेल। ठीक है, ईंधन सेल वह सेल है जो रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक है, जैसे H2, CS4, C3H8, CO, ये सब क्या है? कुछ ईंधन है, विशेष ईंधन है। ठीक है, और इसका जो उपयोग होता है विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक, और इसी के क्रम में हम आपको आज बता रहे हैं ईंधन सेल। समझ में आ ही गया होगा, उम्मीद करते हैं कि वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है उसे हम क्या कहते हैं? ईंधन सेल कहते हैं। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन ईंधन सेल। ठीक है, हाइड्रोजन ईंधन सेल क्या होता है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल का निर्माण सर्वप्रथम बैकन ने सन 1959 ईस्वी में किया था। ठीक है, और इस सेल को बैकन सेल भी कहा जाता है। ठीक, और यह जो सेल है विद्युत ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण सेल है, और इसका उपयोग संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के अपोलो अंतरिक्ष अभियान में ऊर्जा के एक प्राथमिक स्रोत के रूप में किया जाता था। ठीक है, जो इसका उपयोग था ये प्राथमिक सेल के रूप में किया जाता था। ठीक है, और ये जो सेल होता है मुख्यतः हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का होता है। आप फिगर देख लो, ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन का है। आप देख रहे हो कि इसमें 2 इलेक्ट्रोड लिखे हैं, ये एनोड का है, ये कैथोड का है, बीच में वाटर टैंक है जो पानी भरा हुआ है। ठीक है, और जो एक्वस इलेक्ट्रोड NaOH का ये विलयन है या KOH किसी का भी विलयन है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस दोनों तरफ से क्या कर रहे हैं? प्रवाहित कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? तो जब 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, ये जो 2 इलेक्ट्रोड है, ये दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य स्थित जो रिक्त स्थान है उसमें हम NaOH या KOH विलयन का सांद्र विलयन भर लेते हैं, जो एक विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। ठीक है, और इस विद्युत अपघट्य में सरंध्र कार्बन इलेक्ट्रोड के माध्यम से H2 तथा O2 गैस को प्रवाहित किया जाता है। ये H2 है और ये O2 है। ये सरंध्र पात्र के माध्यम से इसमें H2 तथा O2 गैस प्रवाहित की जाती है, और जब प्रवाहित हम करते हैं तो इसमें निम्न अभिक्रियाएं संपन्न होती है। देखो, एट एनोड पर हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके जल बनाती है और 2 इलेक्ट्रॉन ये रिमूव करती है। ठीक, एट कैथोड पे यह अभिक्रिया है O2 + 2H2O। ठीक है, +4 इलेक्ट्रॉन और ये 4। हम इस समीकरण में 2 से गुणा कर दिए दोनों पक्षों में, फिर दोनों को क्या किए? जोड़ दिए। तो जोड़ दिए तो ये मेरा इक्वेशन प्राप्त हुआ, और ये मेरा इक्वेशन है। ठीक है, तो इस तरह से ये सेल इसकी अभिक्रिया है। ठीक, और आप फिगर देख लो, इसको एक बार रिपीटेड करके 2 बार पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा। मैं आज फिर बता रहा हूँ आपको ईंधन, आगे नेक्स्ट टॉपिक ईंधन सेल से लाभ। तो प्रिय छात्रों, जो ईंधन सेल है विद्युत ऊर्जा के प्रभावशाली स्रोत है, और इसी के आधार पर इनके कुछ महत्वपूर्ण लाभ है, जैसे उच्च क्षमता। ठीक है, जो उच्च क्षमता वाले सेल हैं वह रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक है, और इस सेल की जो दक्षता होती है वह 100% होती है। अगर दक्षता 100% नहीं होगी तो यह सीधे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट नहीं करेगा। ठीक है, और जैसे ये जो विशेष रूप से जो जैसे कोयला हो गया और हाइड्रोजन हो गया, ये 100% होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या होते हैं? उच्च दक्षता उत्पन्न करती है। जैसे कोयला का नाम कोयला आप देखे होंगे। ठीक है, जो खनिजों से भी प्राप्त किया जाता है। ठीक, आइए मतलब अगला है नंबर 1, ये लाभ हो गया क्या आपका? उच्च क्षमता। दूसरा
प्रदूषण रहित कार्य प्रणाली, प्रदूषण रहित कार्य प्रणाली। ठीक, एक ईंधन सेल से प्राप्त सह उत्पाद प्रदूषण समस्या उत्पन्न नहीं करती है। जैसे H2O2 सेल केवल जल उत्पन्न करता है, जो कोई प्रदूषण समस्या उत्पन्न नहीं कर सकता। H2O2 क्या उत्पन्न करता है? सिर्फ जल उत्पन्न करता है, और जल उत्पन्न करने के कारण इसमें कोई प्रदूषण समस्याएं उत्पन्न नहीं हो सकती है। ठीक है, इसके बाद ऊर्जा की सतत आपूर्ति। ठीक है, इसमें क्या है कि यदि किसी ईंधन सेल में ईंधन की आपूर्ति सतत है तो वह सतत रूप से विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति कर सकता है। ठीक, ये 2-3 पॉइंट इसका लाभ है, आप रिपीट करके सुन लीजिएगा कभी, मतलब वीडियो। पहला हमने क्या बताया था? उच्च दक्षता। ठीक है, इसके बाद प्रदूषण रहित कार्य प्रणाली, इसके बाद ऊर्जा की सतत आपूर्ति है। तो ये इसके हाइड्रोजन ईंधन के सेल है। तो हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन होता है हमेशा क्या होता है? जल बनाता है, जो प्रदूषण रहित होता है। ठीक है, कुछ इसकी सीमाएं हैं, लिमिटेशन ऑफ फ्यूल्स। ठीक ना, लिमिटेशन ऑफ फ्यूल सेल मतलब ईंधन सेल की सीमाएं। तो प्रिय छात्रों, जो ईंधन सेल है पारस्परिक सेलों से सर्वश्रेष्ठ है। सेल से क्या है? ये बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन इसके निर्माण तथा विद्युत ऊर्जा के स्रोत के रूप में उपयोग में कुछ व्यवहारिक कठिनाइयाँ प्राप्त होती है। इसलिए इनकी कुछ सीमाएं निम्न हैं। जैसे नंबर 1, गैसीय ईंधन के प्रयोग में अनेक कठिनाइयाँ आती है। यदि हम गैसीय ईंधन के प्रयोग में करें तो अनेक कठिनाइयाँ आएगा। जैसे H2O2 आदि ईंधन गैस का भंडारण द्रव रूप में उच्च दाब तथा अत्यंत निम्न ताप पर विशिष्ट प्रकार के सिलेंडरों में करना पड़ता है। ठीक ना, इन कठिनाइयों का, तो इससे क्या होगा कि इससे हमें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, और जब सामना करना पड़ेगा और इस फ्यूल का चूँकि मूल्य अधिक हो जाता है, इसीलिए गैस ईंधन के प्रयोग में इसकी अनेक कठिनाइयाँ होती है। कठिनाइयाँ होगी। अब भाई, जो चीज़ हमको सस्ते मिल रहा है अगर महंगे मिलेगा तो दिक्कत तो आएगा ही। ठीक है, अगला है, जैसे नंबर देकर लिख लेना कि इलेक्ट्रोड अभिक्रिया के लिए आवश्यक उत्प्रेरक जैसे प्लेटिनम, पैलेडियम, सिल्वर आदि मूल्यवान धातुएं हैं, और इनका उपयोग सेल के मूल्य में वृद्धि करता है। ठीक, और ये जो सेल होता है विद्युत अपघट्य संक्षारण प्रकृति के होते हैं। तो ये चीज़ें हैं, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं ये आगे बताता रहूँ आपका संक्षारण, और संक्षारण क्या होता है। ठीक है, तो संक्षारण आप जानते ही हैं। ठीक, संक्षारण किसे कहते हैं? संक्षारण मतलब होता है किसी चीज़ का प्रोटेक्शन। ठीक है, मतलब किसी निश्चित आवरण की मंद किंतु स्वतः प्रवर्तित क्रिया द्वारा धातुओं की सतह के कलुषित होने की प्रक्रिया को संक्षारण कहा जाता है। ठीक, मतलब अगर अपने शब्दों में कहेंगे कि संक्षारण वह क्रिया होता है जो केवल एक धातु सतह की वायुमंडल की क्रिया के कारण कलुषितता ही सम्मिलित नहीं है। ठीक है, मेन अर्थ इसका ये है। कहने का मतलब संक्षारण से क्या होता है? किसी धातु की रक्षा होती है। ठीक है, और मैं संक्षारण की क्रिया जैसे संक्षारण के क्रिया में उसी हम आगे बता रहे हैं आपको संक्षारण को प्रेरित करने वाले कारक। ठीक है, संक्षारण को प्रेरित करने वाले कारक। तो संक्षारण को जो प्रेरित करने वाले कारक हैं, जैसे धातु की क्रियाशीलता, धातु में अशुद्धियों की उपस्थिति। ठीक है, ये सब क्या है?
इसके कारक हैं जो संक्षारण को क्या करता है, प्रभावित करता है। जैसे मैंने हम क्या लिखा है पहला, धातु की क्रियाशीलता। तो प्रिय छात्रों, अगर एक अधिक क्रियाशील धातु के संक्षारण की संभावना किसी अन्य कम क्रियाशील धातु की तुलना में अधिक होती है, जैसे लोहे अपने से कम क्रियाशील धातु जैसे चांदी की तुलना में अधिक तेज़ी से संचारित होती है। ठीक है, तो ये है जैसे, और धातु में अशुद्धियों की उपस्थिति। ठीक है, अगर धातुओं में कुछ धातुएं ऐसे होती हैं जो प्रायः अशुद्ध होते हैं, और जो अशुद्ध होते हैं वह अधिक संरक्षित नहीं होती है, क्योंकि एक धातु में अन्य अशुद्ध धातुओं की उपस्थिति उस धातु में संक्षारण को प्रेरित करती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, 2-3 पॉइंट्स आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद है संक्षारण की क्रिया विधि। ठीक है, संक्षारण की क्रिया विधि जैसे लोहे पर जंग लगने की क्रिया विधि, संक्षारण से बचाव, अवरोधन, रक्षण। तो वीडियो लंबा हो रहा है, तो आज के लिए बस इतना ही। इसको पढ़ लीजिएगा। मैं अगर नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा तो नेक्स्ट टॉपिक को ही इसमें लेकर उपस्थित होऊंगा। विशेषतः जहाँ तक उम्मीद है इस चैप्टर में समाप्त हो गया है ये चैप्टर। ठीक है, और इसके लिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगी, आप सॉल्व करिएगा, और जो आपको समझ में नहीं आएगा वो हमारे पर्सनल व्हाट्सएप पे संपर्क करिएगा। और एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को, कि आप लोग पढ़िए, और विशेष रूप से आज 21 मई हो गया। ठीक है, तो समय आपके पास बहुत कम है, और आप पढ़िए, और जो भी दिक्कतें हैं हमसे पूछ लीजिए। ठीक है, और इसमें संबंधित सवाल भी लगाइए। मेरे चैनल को आप जो भी करना चाहेंगे सब्सक्राइब जो होता है अपना, समझ रहे हैं, डैश। ठीक है, बस वाचिंग के लिए धन्यवाद।